सेट नंबर 3 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलो का मतलब होता है 1000 और वाट बराबर आप जानते होंगे जूल बटा सेकेंड होता है। इस तरह से आपका 1000 जूल पर सेकेंड आपका आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है सर। दूसरा नंबर, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर, एक का मतलब है 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000, वाट का मतलब अभी अभी आप पढ़े हैं जूल बट्टा सेकेंड, आवर का मतलब होता है जब 3600 सेकेंड होता है और एस से ए से ख़त्म हो जाता है, इसके बराबर आप अगर गुना करेंगे तो 36 गुना 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य है तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होंगे। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें अगर हम पॉइंट बैठा देते हैं तो एगो 10 के पावर 6 से 10 के पावर 5 से एक बढ़ गया तो 10 के पावर 6 ना हो जाएगा चला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो आपने अभी अभी पढ़ा कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। तो 5.5 किलोवाट आवर बराबर इसमें से 3.6 × 5.5 × 10⁻⁶ जूल में गुना कर देंगे और 5 3 15 और 3 15 3 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 19 पॉइंट समथिंग में सिर्फ सी इज द करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा? अच्छा चेला, कोई कार्य नहीं किया जाएगा, इसका मतलब कि W बराबर जो एफ एस कोस थीटा होता है, इसका मतलब थीटा के मान अगर 90 डिग्री होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा और एस जब 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा, एफ भी यानी विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अच्छा, जब ये भार लेकर खड़ा है इसका मतलब विस्थापन 0 है, इसका मतलब ये कार्य नहीं होगा और कार्य नहीं पूछ रहा है आपके ऑप्शन में कि कार्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब विस्थापन 0 है। अच्छा, सचिन 4 किलोमीटर चलता है और एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, इसका मतलब ये थीटा बराबर 90 डिग्री हमेशा नहीं होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री मानेंगे क्योंकि सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है। तो चल रहा है इसका मतलब विस्थापन जारी है, नीचे के तरफ बल रख रहा है, नीचे तरफ बल रख रहा है और इधर से चल रहा है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री तक हो जाएगा। और एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, इसका मतलब इसी तरह से इसी हमेशा नहीं होता है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर इज द ए इज द राइट आंसर। अरुणवा मैदान पर खेलते रहता है तो जाहिर सी बात है वहाँ काम होता है। कार्य करने में सक्षम या क्षमता वस्तु में होता है। तो अच्छा, एक हम बात बताते हैं, आप थोड़ा दिमाग में क्लिक कीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की सक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं चला? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर यानी कि P से डिनोट करते हैं शक्ति, और शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय, ये शक्ति बराबर होता है। हमने पढ़ा कि कार्य करने के क्षमता या सक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, कार्य करने में सक्षम या क्षमता वस्तु में होता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को सक्षमता या क्षमता कहे तो आपका ऊर्जा हो जाएगा आंसर। और इसमें शक्ति कब होगा? यानी कार्य करने की दर पूछे तब जाकर इसका शक्ति होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ऊर्जा यानी क्षमता पूछे और सक्षमता पूछे तब जाकर आपका ऊर्जा से काम बनेगा। ठीक है सर। और शक्ति बराबर हमने बताया कि कार्य बट्टा समय,
कार्य बटा समय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन बोर्ड पे ये कहा कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसी स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था सेट नंबर 1 की जब झरने से पानी गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा, और जब टकरा जाएगा पानी तब उसका उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी और हमें से कहता है ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब स्थिति कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है, स्थिति मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है और एक पर एक जो है काम करने लगा, इसका मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में mg रहना चाहिए और हाइट रहना चाहिए, mg रहना चाहिए और हाइट रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक पटाखे का विस्फोट, अच्छा पटाखा जब आप छोड़ते हैं तो नीचे ज़मीन पर रखते हैं और तब न उड़ाते हैं, तो इसमें हाइट होता है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट नहीं होगा, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं होता है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी, एक टॉर्च को ऑन करते हैं, अच्छा टॉर्चवा को जो है मान लीजिए टॉर्च है और टॉर्च को जो ऑन करेंगे स्थितिज ऊर्जा में है, अच्छा हम हवा में हाथ में ले रहते हैं, इसका मतलब ऊंचाई है, इसमें हाइट है, तो जब हम टॉर्च जला देंगे ऑन करेंगे तो ये भागे लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है क्या कि गतिज ऊर्जा भागने लगता है, तो क्या ये भागने लगता है? नहीं भागने लगता है। अच्छा जब हम एक टॉर्च को ऑन करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा से भागने लगेगा, जब ऑन करेंगे तो दौड़ने लगेगा, तो नहीं, ये भी आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर सी, एक टॉर्च को ऑफ करना, अच्छा हम अपने हाथ से जब ऊपर लेते हैं तो इसमें हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी चल सकता है, लेकिन जब एक टॉर्च को हम ऑफ कर देंगे, इसको टॉर्च को ऑफ करेंगे तो ये भागने लगेगा, इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि डी में काची होता है भाई, तो डी में देखते हैं कि एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम मान लीजिए कि यहाँ है एक पेंडुलम ये है और हम हाथ से ये धरे हुए हैं, ठीक है, ये हाथ से धरे हुए, तो पेंडुलम को झूलना, ये जो है यहाँ से ऐसे गया ऐसे आया ऐसे गया ऐसे आया, इसका मतलब इसमें गति करने लगा, गतिज ऊर्जा इसमें करने लगा, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर ये रहा। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल क्या होगा यदि इसकी गति v को बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जा सकता है? थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत है, थोड़ा सा और हम बताते हैं। m के साथ, मास m के साथ मैंने इसमें मास ले लिया m और इसमें कहा कि गतिज ऊर्जा E का, यानी गतिज ऊर्जा E भी ले लिया मैंने, और यदि इसकी गति भी है तो मैंने इसमें भी गति ले लिया, और बाद में कहा कि इसको गति भी से बढ़ाकर 2v कर दिया, इसका मतलब हम 2v गति कर दिए, और m जस के तस है और E के जगह हम E1 ले लिए, काहे कि E1 निकालने के लिए कह रहा है, तो E2 कह सकते थे लेकिन गोगो हो जाएगा, तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, और E1 यहाँ से E1 बराबर 1/2 mv² होता है, तो v² के जगह यहाँ पे 2v² है, इसका मतलब E1 बराबर 4 गुना 1/2 mv² हुआ, तो E1 बराबर 4 और 1/2 mv² के जगह 1/2 mv² के जगह E मैंने लिख दिया, तो 4 E लिखा, तो इसका मतलब है कि 4 E आपका आंसर हो जाएगा। अगर तेज बच्चा रहेगा तो यहाँ देखना है कि 2v² से बढ़ रहा है, v से 2v² हो गया, इसका मतलब है कि 1/2 mv² और इसका 1/2 यानी 2 दूनी 4 mv², इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक उसी प्रकार से है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान, मैंने 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया और m द्रव्यमान भी यहाँ ले लिया,
और वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 25 जूल है। तो 25 काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर मैंने कर दिया। इसका मतलब m बराबर 2 kg हो जाएगा। प्लस माइनस अगर काट दीजिएगा तो काटने तो आपको आता ही होगा भाई। तो कहा कि इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ले मजा, ये तो दोगुनी कहने लगा। यानी कि पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, अब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और मास जस के तस है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर निकालने को बोला तो 1/2 mv² होता है, और 1/2, और हमने मास निकाला अभी कितना भाई, तो मास हमने निकाला यहाँ 2 kg, यानी कि 2 गुना 10 के स्क्वायर, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड दोगुना हो जाता है तो 10 मीटर पर स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी बराबर निकालते हैं तो गुना भागा करके 100 जूल आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि 100 जूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहा कि 100 जूल हो जाता है। हाँ, 100 न्यूटन नहीं मारा है, क्योंकि न्यूटन भी आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है गड़बड़ाने के लिए। देखिए मामला टाइट है, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? अच्छा, नहीं करता है। अच्छा, एक मान लीजिए मिश्रण, और आप यौगिक जानते होंगे, यौगिक H2 यौगिक है और शरबत मिश्रण है। ठीक है सर, तो शरबत में यानी कि पानी और चीनी रहता है, ये पानी और चीनी मिला दिया जाता है तो शरबत का निर्माण होता है। नहीं, तो अगर आप शरबत पीते हैं तो शरबतवा अगर पीजिएगा तो शरबत पीजिएगा तो इसमें जो मिश्रण होंगे पानी और चीनी, अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है। इसका मतलब आप पानी पीते हैं, इसका मतलब आप पानी पीजिएगा तो चीनी भी मीठा लगता है, और कहीं कहीं ये होता है कि तनी सुन मीठा लगा, तनी सुन तीता लगा, ऐसा नहीं होता, यानी कि बराबर गुण रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बिल्कुल ये बदलता नहीं है। जब मिश्रण एक दूसरे में घोर दीजिएगा, पानी और चीनी घोर दीजिएगा तो कहीं मीठा कहीं फीका नहीं लगेगा, यानी एक बराबर से लगेगा। ए सही है। बी देखिएगा, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने तो मिश्रण में चीनी और पानी का लिया, मिश्रण अलग अलग हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। यानी पानी को हम सुखा देंगे तो चीनी हमारे पास मात्रा आ जाएगी, यानी इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। और इसकी संरचना तय है, तय नहीं है मेरे भाई, इसकी संरचना तय नहीं है। कुछ दूसरा के यानी चीनी के हम बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहा। रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। अच्छा, कोलाइडी तो गैलो काम से, यानी कोलाइडी जो होता है दूध और रक्त के मिश्रण को ही कोलाइडी कहते हैं। और निलंबन जो होता है ना बाबू, नाली का पानी यानी नाला का पानी से संबंधित है ये बात। ये दोनों ऑप्शन गया काम से। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला सजातीय मिश्रण, दूसरा विजातीय मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के, सजातीय विजातीय। सजातीय कहने का मतलब है कि पूरा पूरा मिलेगा, यानी जैसे चीनी और पानी, और चीनी में पानी मिला दीजिए तो पूरा पूरा मिल जाएगा, इसका मतलब सजातीय। और जब पानी में नीमक मिला दीजिएगा तो पूरा पूरा घुल जाएगा, इसका मतलब ये भी सजातीय। और विजातीय का उदाहरण क्या है, पूरा पूरा नहीं मिलेगा, पूरा पूरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब रेत और चीनी मिलाइए, आप अपने रेत लीजिए, हाथ पे बालू ले लीजिए और चीनी ले लीजिए और दोनों को मिलाइए, मिलेगा हो, नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय होगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो देखिएगा, डाल्टन चाचा दो गो नियम दिए हैं, जो पहला महत्वपूर्ण है, यानी पहला चर्चित में है। डाल्टन चाचा पहला परमाणु सिद्धांत
के नाम दिया। ठीक है, तो पहला परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? डाल्टन चाचा ने दिया था। लेकिन डाल्टन चाचा ने पहला दिया था और इसमें तो पहला परमाणु सिद्धांत ऑप्शनवे में नहीं है, तो मामला गड़बड़ ना हो जाएगा। चला दूसरा नंबर, रासायनिक संयोजन दिए थे। रासायनिक संयोजन यानी दो तत्वों से मिलाकर एक दूसरे में रासायनिक संयोजन, एक दूसरे से मिला सकते हैं, तत्व को मिला सकते हैं, ये जो है डाल्टन चाचा दिए थे। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अगला नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। आप जानते होंगे, इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, यानी 1 मोल O2 में 22.4 लीटर, और लीटर में पूछे तो अणु परमाणु और आयन में पूछे तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। और 1 मोल N2 बराबर 22.4 लीटर, जबकि अणु परमाणु में 6.022 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल कुत्ता बराबर 22.4 लीटर और 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु या आयन या अणु होता है। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल बकरी बराबर 22.4 लीटर और अणु परमाणु में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। इसका मतलब यहाँ से एक बात हमको समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 मोल कुछ भी बराबर 22.4 लीटर या 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होगा या अणु होगा या आयन होगा। लेकिन मामला गड़बड़ है। यहाँ ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलो काम से 6.6 इंटू 10 के पावर 23 अणु गया काम से। ऑप्शन नंबर सी बचा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु, और यहाँ परमाणु दिया है। लेकिन हमने इसके पिछले वीडियो में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी यौगिक रहे तो अणु, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं चला? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? तो यौगिक है। इसका मतलब यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणु वाला आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। देखिए 3 गो बड़का है, यौगिक में कितना है भाई? यौगिक 3 अक्षर का है। इसका मतलब सूक्ष्मतम कण अणु, और तत्व में 2 गो है। इसका मतलब परमाणु। ठीक है। अच्छा, जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या क्या है? हमने बताया अभी कि कुछ भी बराबर 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो ये पूछा कि आधा मोल, आधा का मतलब हो कि 0.आधा, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 3 पॉइंट कुछ बन जाएगा। और हमारे ऑप्शन में कितना 3 पॉइंट कुछ का ऑप्शन नंबर 1 गो है, दूसरा ऑप्शन है नहीं ढूंढना है। ठीक है ना सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? आप सुन लीजिए, 1-2 पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से गैस में जाना। जब ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, देखिए ठोस से गैस अवस्था में जाता है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है सर। एग्जाम्पल, कपूर, गंधक, एंथ्रासिन, नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनिया। क्या एक बार फिर से बताइएगा? कपूर ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ठीक है। गंधक भी ऊर्ध्वपादक पदार्थ है। एंथ्रासिन, नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनिया ये सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। लेकिन अमोनिया तो है ही, नेप्थलीन है ही, कपूर है ही, तो सोडियम तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत देखिए इसमें चला जाता है। और ग्रासनली क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए में ग्रासनली जो है भोजन अंदर जाता है, ग्रासनली से भोजन अंदर जाता है, और भोजन जाता है ग्रासनली देखिए यहाँ पे है, और बड़ी आंत यहाँ पे है। ठीक है सर। आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है?
तो आपका दिल में स्थिर होता है। आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से दिल में स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इम्लाटेंशन किसकी प्रक्रिया है? देखिए इम्लाटेंशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या चीज होता है मेरे भाई? जोड़ना। और जोड़ना को ही युग्मित करना कहते हैं। यानी इम्लाटेंशन का मतलब होता है जोड़ना और इम्लाटेंशन का मतलब होता है युग्मित करना। तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक गर्भाशय के लाइनिंग में युग्मनज करना यानी युग्मनज का जुड़ना और युग्मिनज का जोड़ना हम लोग वही अभी तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है सर। आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। तो अच्छा, आघात वर्धनीयता मतलब होता है पीट कर चादर बनाना। आघात वर्धनीयता सबसे क्रम में प्लेटिनम का होता है, ठीक उसके बाद सोना का होता है और उसके बाद चांदी का होता है और उसके बाद अल्युमिनियम का होता है। इसका मतलब सबसे अधिक आघात वर्धनीयता प्लेटिनम में होता है। तो प्लेटिनम इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं रहता तो Au यानी सोना रहता तब आंसर होता, चाहे Ag रहता यानी चांदी यानी कॉपर अल्युमिनियम। किसी भी तरह से आपको याद करने का एक मेथड में बताता हूं। आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा प्लेटिनम में होता है और आघात वर्धनीयता को पीट कर चादर बनाया जाता है। यानी कि प्लेटिनम, सोना, चांदी, कॉपर अल्युमिनियम। प्लेटिनम, सोना, चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम। PTAU AG CU अल्युमिनियम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार तरह से लग रही है। देखिए 1.5 घंटा का डिस्कशन SK झा सर ने करवाया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए तब ही समझ में आएगा, क्योंकि हम इसको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है ना सर, रिवीजन करवा रहे हैं। यानी कि 1.5 घंटा का वीडियो हम 20 मिनट में समझा दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है हम उनसे बेस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा हुआ बच्चा है उसी को शायद समझ में आ सकेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो पढ़ लिया भी है वो अगर अच्छा से नहीं पढ़ा होगा फिर भी इसको समझने में दिक्कत होता होगा। लेकिन सबसे पहले आप रिवीजन करिए, रिवीजन करना इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।